मैं नीतू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी, आवर गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ। आज मैं आपके समक्ष आपके कोर्स BA-NC 134 पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व के अंतर्गत इकाई 5 काल निर्धारण विधियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पुरातत्व में जब हम बात करते हैं तो किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो कितनी पुरानी है या वो घटना कब घटित हुई। क्योंकि अगर हम उसको उसके सांस्कृतिक कालानुक्रम में रखे बिना उसके बारे में हम कुछ भी बताना हमारे लिए मुश्किल है। जब हम काल निर्धारण की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस घटना या जिस वस्तु की हम डेटिंग कर रहे हैं, उसका काल निर्धारण कर रहे हैं, वो एक सिक्योर कॉन्टेक्स्ट से हमें मिला होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से मिला है, तभी हम उसका काल निर्धारण कर सकते हैं। उसके अलावा उस वस्तु को हमने जहाँ से प्राप्त किया है उसमें एनवायरनमेंट क्लोज्ड होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा वो किस सामग्री से बना है, क्योंकि सभी सामग्रियों की हम काल निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कुछ ही सामग्रियां हैं जो काल निर्धारण विधियों के द्वारा हम उनका काल निर्धारण कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस सामग्री का काल निर्धारण कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी काल निर्धारण विधि जो है उपयोगी है, और हम उस वस्तु का जब काल निर्धारण कर रहे हैं तो हम एक्चुअली किस चीज का काल निर्धारण कर रहे हैं। हमें जिस भी चीज का काल निर्धारण करना है उसका हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम रेंज पता ही होता है। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि जिस सामग्री पर हम काल निर्धारण विधि का उपयोग करने जा रहे हैं, क्या वो उस एक्सपेक्टेड टाइम रेंज में हमें डेट दे सकता है या नहीं। एक एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट एज जो हमें ऑब्जेक्ट्स की हमारे अध्ययन के दौरान हम अनुमान लगाते हैं, उसके द्वारा हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी काल निर्धारण विधि जो है वो हमें ज्यादा उपयोगी डेट दे सकती है। देन जो हम सामग्री डेट कर रहे हैं वो जिस वस्तु की हम डेट करना चाह रहे हैं उससे पुरानी है या उससे नई है या लगभग उसके समान काल की है। तो ऐसे उसके अलावा जब हम काल निर्धारण कर रहे हैं तो क्या जो हमारी विधि है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उससे क्या उस वस्तु पर नुकसान पहुंच रहा है या नहीं। और अक्सर जो है कॉस्ट फैक्टर भी आता है डेटिंग में। हर काल निर्धारण विधि में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं और कुछ इन्फ्रेंसेस हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। देन क्योंकि ज्यादातर जिन आर्टिफैक्ट्स की हम डेट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली डेटेबल नहीं होते हैं, तो हमें जो हमने काल निर्धारण किया है उसके साथ हमें उसका एसोसिएशन करना पड़ता है। तो वो जो एसोसिएशन है वो किस प्रकार का है ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। काल निर्धारण की प्रमुख रूप से दो तरह की विधियां होती हैं, रिलेटिव डेटिंग या सापेक्ष तिथि निर्धारण और एब्सोल्यूट डेटिंग या निरपेक्ष तिथि निर्धारण। रिलेटिव डेटिंग की जब हम बात करें तो इसमें हम या सापेक्ष तिथि निर्धारण की जब हम बात करें तो इसमें हम जो है किसी भी वस्तु या किसी भी घटना को जो है हम किसी दूसरे वस्तु या घटना से कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि ये उससे पुरानी है या उससे नई है। इसका मतलब हम इसमें उसे एक निश्चित कालक्रम में ना रखकर हम उसे सिर्फ एक कालानुक्रम में रखते हैं कि वो नया है या पुराना है। उसकी एक्चुअल एज के बारे में हमें नहीं पता होता है। और ये जो रिलेटिव डेटिंग या सापेक्ष तिथि निर्धारण की विधियां हैं, मिड 20th सेंचुरी तक 1950s तक पुरातत्वविदों के पास सिर्फ यही विधि थी जिसके द्वारा जो है वो काल निर्धारण करते थे। और आज भी जहां पर निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है,
वहाँ पर आज भी सापेक्ष तिथि निर्धारण ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिलती हैं, उसको रिलेट करने के लिए आज भी सापेक्ष तिथि निर्धारण का इस्तेमाल होता है। निरपेक्ष तिथि निर्धारण में हम किसी वस्तु या घटना को निश्चित कालक्रम में रखते हैं कि वो एग्जैक्टली कब हुआ। इसमें हम कैलेंडर डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बीसी या एजी या बिफोर कॉमन एरा या बिफोर प्रेजेंट मतलब बिफोर 1950। इसमें हम ये मापते हैं कि जो ये वस्तु है और उसका जो भौतिक या रासायनिक उसमें परिवर्तन जो है, चाहे वो मिट्टी की परतों में हो या उस वस्तु में हो, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें कितना समय बीता है। इसके द्वारा जो है हम उसको एक निश्चित कालक्रम में रखते हैं। आज की तारीख में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही तिथि निर्धारण विधियों का इस्तेमाल होता है। अब जब हम सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियों की बात करें तो इसमें बहुत सारी विधियां आती हैं, लेकिन हम कुछ पर चर्चा करेंगे। एक है स्तरीकरण या लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी, सीरिएशन और फ्लोरीन एनालिसिस। स्ट्रैटिग्राफी या स्तरीकरण की जब हम बात करें तो ये जो है सबसे पहले निकोलस स्टेनो ने, ये एक डैनिश जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये प्रपोज किया और इसके बाद इस मेथड को चार्ल्स लियल और विलियम स्मिथ और भी बाद में बहुत लोगों ने इसको परिष्कृत किया। इसमें हम स्तरीकरण मतलब कि जो भूमि की सतह पर या पृथ्वी में जो मिट्टी की परतें हैं या जो स्ट्रेटा हैं, उनके डिपोजिशन की हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे समय दर समय, काल दर काल वो स्तर निर्मित होते रहते हैं और उन स्तरों के अंतर्गत जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं उनको हम उसके सापेक्ष जो है हम रखकर उसका काल निर्धारण करते हैं। ये स्तर जो है नेचुरल भी हो सकते हैं या कल्चरल भी हो सकते हैं या दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो अगर हम सबसे पहले स्तरीकरण में दो नियमों की बात करेंगे, एक है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म या एक रूपतावाद, जो कि पहले जेम्स हटन ने इसको प्रपोज किया था, उसके बाद चार्ल्स लियल ने इसको जो है डेवलप किया था। ये नियम ये कहता है कि जो भी भूगोलिक प्रोसेसेस हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस आज पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी में चल रहे हैं, वो भूगोलिक काल में जो है वो पहले से ही वैसे ही प्रोसेसेस से पृथ्वी मॉडिफाई होती रही है। इसका मतलब ये है कि जो अतीत में भूगोलिक घटनाएं रही हैं, उनको जो है आज जो फिनोमेना है उनको ऑब्जर्व करते हुए हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब है प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इसी नियम के तहत हम जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ये जो स्तर हैं ये विंड से, पानी से या ग्लेशियल या वोल्केनिक एक्शन से डिपॉजिट हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिपोजिशन है इन स्तरों का ये कंटिन्यूअस नहीं होता है और इसका जो रेट ऑफ डिपोजिशन है ये भी वेरी करता रहता है। और जो स्तर हैं आप ये देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी की सतह पर या जो स्तर हैं वो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग काल में डिपॉजिट हुए स्तर अलग अलग दिखते हैं, जिससे हम उनको पहचान सकते हैं और वो जो है उस समय की जलवायु या उस समय की लैंडस्केप के बारे में भी हमें बता सकते हैं। दूसरा नियम है
निकोलस स्टेनो द्वारा प्रतिपादित प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का नियम। निकोलस स्टेनो ने ये पाया कि जो भी किसी भी सेडिमेंट्री सीक्वेंस में जो सबसे नीचे की परतें हैं वो सबसे पुरानी होती हैं और जो सबसे ऊपर की परतें हैं वो सबसे नई होती हैं, अगर इनमें कोई भी बाद में डिस्टर्बेंस ना हुआ हो तो। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जो भी सेडिमेंट्स हैं वो फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं। जैसे समुद्र तल पर धीरे धीरे जो बाढ़ का या किसी भी इसका जो मिट्टी बाढ़ ले जाती है वो धीरे धीरे जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में समुद्र तल पर डिपॉजिट होती रहती है और ये जो है एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेयर में डिपॉजिट होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल लेटरल कॉन्टिन्यूटी। अगर हम ये देखें कि जो समुद्र तल पर मिट्टी की परतें डिपॉजिट हो रही हैं, ये सिर्फ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेयर में ही नहीं डिपॉजिट होती, बल्कि ये एक दूरी तक फैलती हैं। तो इसलिए ये लेयर जो है लेटरली कंटिन्यूअस होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये लेयर, ये बीच में यहाँ पर इरोजन हो गया है, लेकिन ये लेयर ये कंटिन्यूअस है। इसके अलावा जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इवेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी घटना या कोई भी वस्तु जो है जो किसी दूसरे को प्रभावित करती है वो उसके बाद की है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पर एक ये फॉल्ट है ना? तो ये जो लेयर्स हैं ये इस फॉल्ट से पुरानी है और इसमें ये जो इंक्लूजन्स हैं, है ना, ये इस लेयर के में ही पाए गए हैं। इसके अलावा स्तरीकरण के नियम में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक्स की वजह से जो है जो स्तर हैं वो हॉरिजॉन्टल ना डिपॉजिट होकर के वो हो सकता है कि वो टिल्टेड हो, वो फोल्डेड हो या वो उनमें किसी प्रकार का फॉल्ट हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है तो एक स्तर में पाए जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उस स्तर के डिपोजिशन के दौरान की ही रही होगी। लेकिन बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स उसमें जो है बरो कर सकते हैं, या जैसा हमने अभी बताया प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से परतें ऊपर नीचे हो सकती हैं, या रिवर टेरेसेस में क्योंकि उस पर भी टेक्टोनिक्स ऑपरेट करती है, तो रिवर टेरेसेस में जो सबसे ऊपर का स्तर है वो सबसे पुराना होता है और जो सबसे नीचे का स्तर है वो सबसे नया होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी साइट में या डिफरेंट कई साइट्स में जो है हम इन स्तरों को कंपेयर करके हम उनके सापेक्ष स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक सापेक्ष स्थिति निर्धारण नियम है बायोस्ट्रैटिग्राफी। बायोस्ट्रैटिग्राफी में हम जो उस स्तर में हमें जीवाश्म मिलते हैं उन जीवाश्मों को हम क्योंकि जीवाश्म भी जो है वो शुरुआत से लेकर अब तक नहीं मिलते आए हैं, जितने भी जीव हैं उनमें भी एक्सटिंक्शन और एवोल्यूशन होता है। तो अगर हमें ये पता हो कि वो जीव सबसे पहले पृथ्वी पर कब हमें दिखते हैं और सबसे आखिर में हमें कब वो दिखे थे, तो हम अगर किसी स्तर में हमें जो जीवाश्म मिल रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि वो स्तर कितना पुराना होगा और उसको हम निरपेक्ष स्थिति निर्धारण विधियों के द्वारा उसका कालक्रम स्थापित करके हम इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक जो है वर्टेब्रेट असेंबलेजेस हैं सदर्न ब्राज़ील में। इनको जो है इन जीवाश्मों में जो हर स्तर में अंतर आया है, उसके आधार पर इसकी बायोस्ट्रैटिग्राफी यहाँ पर निश्चित की गई है। इसमें ज़्यादातर हम उन जीवाश्मों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम इंडेक्स फॉसिल्स कहते हैं। इंडेक्स फॉसिल्स वो होते हैं जिनका कि एक डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस हो, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं और जिनके फर्स्ट अपीयरेंस और एक्सटिंक्शन में कम समय रहा हो और इनका ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड स्प्रेड रहा हो और ये कई प्रकार की जलवायु में रह सकते हैं और इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो बायोस्ट्रेटिग्राफी है, इसी के आधार पर जो है हमने पृथ्वी का एक फॉसिल बेस्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल निर्धारित किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। इसमें जो है पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अब तक जो भी जीव जंतु आए हैं, उनके आधार पर जो है पृथ्वी को के जो स्तर हैं, उनको विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। दूसरा नियम है, दूसरा काल निर्धारण विधि है सीरिएशन या सीक्वेंस डेटिंग। इसका सबसे पहले इस्तेमाल फ्लिंडर्स पेट्री द्वारा 1899 में हुआ था। इसका जो बेसिस है वो ये है कि जो भी हम पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं, उनकी जो स्टाइल्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल कि जब कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई तो 16 mm फ्लॉपी डिस्क्स इस्तेमाल होती थी, उसके बाद सीडी, डीवीडी, फिर ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव और आज की तारीख में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो इनमें परिवर्तन को देखते हुए हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये वस्तु कब की रही होगी। तो जो भी सबसे ज्यादा आपस में समान दिखने वाले जो वस्तुएं हैं, उनको हम एक सीरीज में रखते हैं और जो अलग दिखने वाली वस्तुएं हैं, उन्हें हम अलग सीरीज में रखते हैं। इस प्रकार जो भी सरफेस साइड्स हैं, स्पेशली जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न कालों की वस्तुएं हमें सतह पर मिल रही हैं। तो इनको जब अगर हमें इनका कालक्रम निर्धारित करना होगा, तो इसके लिए हम ये सीरिएशन डेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से जो है प्रागैतिहासिक काल में जो हमने सांस्कृतिक उद्विकास बनाया है, वो इसी तरह से निर्धारित किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले जो है ओल्डोवान प्रकार के प्रस्तर उपकरण, उसके बाद अशूलिन प्रकार के प्रस्तर उपकरण, उसके बाद मिडिल पेलियोलिथिक, फिर अपर पेलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक प्रस्तर उपकरण, जिनको कि हम लगभग इसी प्रकार से किया गया है। अगली काल निर्धारण विधि है फ्लोरीन डेटिंग। इसमें जो है हम जो जीवाश्म है, जीवाश्म हड्डी है, उसमें जो डायजेनेटिक चेंजेस होते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो भी प्राणी हैं, जीव हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर में लगभग सभी जगह फ्लोरीन की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है, इसलिए जो भी प्राणी हैं, उनकी हड्डियों में भी बहुत कम अनुपात में फ्लोरीन पाया जाता है, जिसे हम कहें 0.05%। जब जीवाश्मित हड्डी जो है ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आती है, जिसमें कि फ्लोराइड आयंस डिसॉल्व होते हैं, तो एक रिएक्शन होता है और जो हड्डी है वो कार्बोनेटेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है और इस हाइड्रोक्सी एपेटाइट के जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, उनको फ्लोराइड आयंस रिप्लेस कर देते हैं और फिर ये जो कार्बोनेटेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, ये
फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका प्रिंसिपल या इसका आधार ये है कि जो हड्डियां हैं वो ग्राउंड वाटर से एक निश्चित अनुपात में फ्लोरीन लेते रहते हैं समय दर समय, और किसी भी हड्डी में फ्लोरीन का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब तक कि सारा का सारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसको जो है हम तिथि निर्धारण में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इसको हम निरपेक्ष तिथि निर्धारण के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, जबकि इस समय दर समय बढ़ रहा है फ्लोरीन की मात्रा। इसलिए क्योंकि हर जगह ग्राउंड वाटर में फ्लोरीन अलग अलग अनुपात में पाया जाता है और रेट ऑफ फ्लोरिडेशन जो है वो मिट्टी की जो कंडीशंस हैं, सॉइल कंडीशंस हैं, उस पर भी, मॉइस्चर कंडीशंस वगैरह पर निर्धारित होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम निरपेक्ष तिथि निर्धारण में नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक साइट पर या आसपास की साइट पर हम उसको जो है सापेक्ष तिथि निर्धारण के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है पिल्टडाउन मैन की जो कंट्रोवर्सी थी उसको खत्म करने में इसका भली भांति इस्तेमाल हुआ। ये कंट्रोवर्सी लगभग 1949 तक चलती रही और बाद में पता चला जब इसका फ्लोरीन एनालिसिस हुआ कि जो स्कल और जॉ बोन थे उसमें फ्लोरीन की मात्रा जो है बाकी बोन से बहुत कम थी, और ये जो जॉ बोन और कैनाइन टूथ थे इसमें जो फ्लोरीन की मात्रा थी वो उस एरिया में पाए जाने वाले फ्रेश बोन्स और टीथ के समान थी। तो ये पता चला कि जो जॉ बोन है वो मॉडर्न है, जबकि जो स्कल है उसमें इतनी फ्लोरीन थी कि वो मॉडर्न नहीं है। तो इस प्रकार से ये पता चला कि इसमें विभिन्न उस काल के और विभिन्न जानवरों की हड्डी और कंकाल स्कल को जो है वो मिला के रख दिया गया था। फ्लोरीन डेटिंग का इस्तेमाल जो है वो किसी भी एक मिक्स्ड असेंबलेज में जो बोन्स होती हैं उनकी सापेक्ष तिथि निर्धारण के लिए या उनकी टैफोनॉमी समझने के लिए होता है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बोन्स बेरेड हैं और एक निश्चित समय के लिए बेरेड रही हैं तो उनका जो फ्लोरीन कंटेंट है वो लगभग समान ही होना चाहिए। अगर उनकी फ्लोरीन कंटेंट में कुछ अंतर है तो इसका मतलब है कि वो एक काल की नहीं है। इस काल निर्धारण विधि के आधार पर ही हम बोन्स को जो है रेडियो कार्बन या यूरेनियम सीरीज डेटिंग के लिए फिर सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम इंडिविजुअल बोन्स का फ्लोरीन प्रोफाइल भी स्टडी करते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन है वो यंगर बोन्स में जो है वो बाहर से लेकर अंदर तक जब हम फ्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो वो घटता है, जबकि जो ओल्डर बोन्स हैं उनकी प्रोफाइल रिलेटिवली फ्लैट होती है। तो शेप ऑफ प्रोफाइल जो है वो एज डिपेंडेंट है और प्रोफाइल के शेप से हम ये बता सकते हैं कि वो हड्डी पुरानी है या नई है। इसी प्रकार हम यूरेनियम और नाइट्रोजन की मात्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोन में उसके काल निर्धारण के लिए। अब इस काल निर्धारण विधि में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका फ्लोरिडेशन रेट जो है सॉइल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ग्राउंड वाटर में कितनी फ्लोरीन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है इसमें बहुत एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं है इस स्टेजिंग मेथड में। अब हम आते हैं निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों पर। जब हम निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों की बात करते हैं तो इसमें एक ये बताना उचित होगा कि जो इवेंट जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद इंटरेस्टेड है जिस इवेंट की डेट करने के लिए उसे हम टारगेट इवेंट कहते हैं, और जो एक्चुअली टेक्निक जो विधि जिस चीज की का काल बता रही है वो डेटेड इवेंट होता
होता है और दोनों के बीच अक्सर जो है वो डिफरेंस हो सकता है। तो ये डेटेड इवेंट और टारगेट इवेंट के बीच में जो है, जो गैप है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कई मल्टीपल डेट्स ले सकते हैं, कई विधियों के द्वारा डेट्स ले सकते हैं और हम हमारा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी हमें निर्धारित करना होता है। अब ये जो निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियां हैं, इसके द्वारा हम किस चीज का काल निर्धारण कर सकते हैं? ज्यादातर इसमें हम किसी भौतिक या रासायनिक घटना का काल निर्धारण करते हैं, जो कि पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं, जो मिनरल्स हैं, जो स्तर हैं, उनको उनका जो है भौतिक या रासायनिक क्षय जो है वो कब हुआ। ज्यादातर हम इसका अ, काल निर्धारण करते हैं, या जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं उसकी फॉर्मेशन कब हुई। अब यहाँ पर हम क्या डेट कर सकते हैं निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों द्वारा? इसमें जो है हम हड्डियों की या दांतों की जांच कर सकते हैं, स्तरों की जांच कर सकते हैं, वोल्केनिक मिनरल्स या जो जैविक वस्तुएं हैं जैसे वुड है, चारकोल है, कार्बोनेट्स है, इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं निरपेक्ष तिथि निर्धारण के लिए। निरपेक्ष तिथि निर्धारण की कई विधियां हैं। सबसे पहले नॉन रेडियोमेट्रिक मेथड्स, जिसमें कि बायोलॉजिकल मेथड्स में डेंड्रोक्रोनोलॉजी या वृक्ष वलय है और स्ट्रैटिग्राफिक मेथड्स में वार्ब एनालिसिस है। उसके अलावा रेडियो आइसोटोपिक मेथड्स या विकिरण मापी काल निर्धारण विधियां हैं, जिसमें सबसे प्रचलित जो है वो कार्बन 14 या रेडियो कार्बन मेथड है। उसके अलावा पोटेशियम आर्गन या आर्गन आर्गन डेटिंग और यूरेनियम सीरीज डेटिंग भी बहुत प्रचलित है। इसी में रेडिएशन एक्सपोजर इफेक्ट्स पर आधारित ल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड्स हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और अमीनो एसिड रैसमाइजेशन और पेलियोमैग्नेटिज्म, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं नॉन रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स की। जब हम बात करें तो बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या वृक्ष वलय की हम बात करें, तो इसमें जो है हम जो वृक्ष हैं उनमें जो एनुअल रिंग्स जो है जो जनरेट हो रही हैं, उसके द्वारा हम अतीत में हुई घटनाओं या जलवायु परिवर्तनों का काल निर्धारण करते हैं। इस विधि को जो है एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के ए डगलस ने सबसे पहले जो है प्रतिपादित किया। उन्होंने ये पाया कि कुछ वृक्षों की जो स्पीशीज हैं उसमें जब वर्षा अधिक हो रही है, उन सालों में जो है जो रिंग्स उत्पन्न हो रही हैं वो वाइड है, और जो ड्राई सीजन्स है उसमें जो है बहुत नैरो रिंग्स उत्पन्न हो रही हैं। और ये जो रिंग्स के उत्पादन या रिंग्स के बनने का जो वो है वो रीजनली वेरी कर रहा है। किसी एक रीजन में या किसी एक स्पीशीज के जो पेड़ हैं वो उसमें रिलेटिव ग्रोथ जो है वो समान सी होती है। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हर साल पेड़ जो है अपनी ट्रंक में नए वुड सेल्स को ऐड करता है, जिसके द्वारा जो है वो एक एनुअल रिंग उत्पन्न हो जाती है, जिसको कि हम क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। जब ग्रोइंग सीजन होता है जिसमें कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो बड़ी और थिन वॉल्ड सेल्स उत्पन्न होती हैं, जैसा कि यहाँ पर है। और जब लेट ग्रोइंग सीजन में जो है छोटी और थिन वॉल्ड सेल्स उत्पन्न होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो एक थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड का जो एक वो है, उसे हम एक रिंग के उसमें काउंट करते हैं।
तो ये अर्ली वुड और लेट वुड मिलाकर एक एनुअल रिंग बनती है। और हर साल जलवायु में परिवर्तनों की वजह से एक साल की रिंग को हम दूसरे साल की रिंग से अलग देख सकते हैं और इसीलिए हम इनको काउंट कर सकते हैं। रिंग की जो ग्रोथ है वो कई चीजों से पर निर्भर करती है। सूर्य वहां पर कितना, सूर्य की किरणें कितनी पड़ रही हैं, विंड कैसी है, सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, स्लोप का ग्रेडियंट कैसा है। और ये जो रिंग्स में जो वेरिएशन होता है इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। और जब इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है तो इसे हम कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं। और हम उन्हीं वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी जो रिंग्स हैं वो सेंसिटिव हों, क्योंकि अगर उनकी रिंग्स में कोई सेंसिटिविटी नहीं है तो हमारे लिए वो बेकार है जलवायु परिवर्तनों को निर्धारित करने में। तो ये जो अर्ली वुड है ये लाइट बैंड की तरह से हमें दिखता है और ये जो लेट वुड है ये डार्क बैंड की तरह से दिखता है। और इसमें ये जो एक रिंग और दूसरे रिंग की जो टोटल रिंग विड्थ है इसमें वेरिएशन जो है हमें जलवायु परिवर्तनों के बारे में बताता है। इसके अलावा सिर्फ लेट वुड की विड्थ या लेट वुड की डेंसिटी भी हमें जलवायु परिवर्तनों के बारे में बताती है। हाँ, अगर हमें ये वृक्ष वलय का इस्तेमाल करना है तो कई फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार हम जो है रिंग काउंटिंग करके जो है किसी एक वृक्ष आज की तारीख के जो वृक्ष हैं उनको जो डेडवुड है या ओल्ड ट्रीज हैं उनसे कंपेयर करके हम एक क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और इस प्रकार से हमने बहुत सारे ऐसे वुड स्पीशीज हैं जैसे स्पेशली ब्रिसलकोन पाइन, इसकी हमने पिछले 9000 वर्ष तक की क्रोनोलॉजी स्थापित कर ली है। और इसका हम जो है काल निर्धारण में इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं रेडियोधर्मी काल निर्धारण विधियों पर। इसका जो बेसिस है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर सकता है। और ये जो आइसोटोप्स हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं और ये अपने स्टेबल फॉर्म में डिके होते हैं। और ये जो डिके है ये एक कांस्टेंट रेट पर होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो काल निर्धारण में कर सकते हैं। इसमें सबसे जो प्रचलित नियम है वो है विधि है वो है कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन के 3 प्रिंसिपल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स या समस्थानिक है, कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 जो है वो 98.89% मात्रा में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन 13 और 14 उससे कम। कार्बन 14 जो है वो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है, जबकि जो कॉस्मिक रेज हैं वो किसी एटम से कोलाइड करती है तो एक न्यूट्रॉन पैदा होता है। और ये न्यूट्रॉन जो है जब किसी नाइट्रोजन एटम से कोलाइड करता है तो वो न्यूट्रॉन कैप्चर कर लेता है और वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है और एक प्रोटॉन वो छोड़ देता है। ये जो कार्बन 14 है ये कार्बन 12 और 13 के साथ मान ही जो है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर एनिमल्स और हम लोग उसको खाते हैं। और किसी भी प्राणी की डेथ के बाद जो है, क्योंकि कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है, वो जो है धीरे धीरे जो है वो उसका विघटन होता रहता है और ये बीटा डिके के द्वारा जो है फिर से नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि ये एक कांस्टेंट रेट में होता है तो इसलिए हम इसको जो है काल निर्धारण में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें एक कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब कि किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप में जो है उसकी जो अ, अनुपात है वो आधा होने में कितना समय लगता है, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है वो 5730 ईयर्स है। तो किसी भी वस्तु में जो है हम कार्बन 14 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो माप करके हम ये बता सकते हैं कि वो कितना पुराना रहा होगा। इसमें है हम जो है दो तरह से इसका निर्धारण कर सकते हैं। कार्बन 14 का कॉन्सेंट्रेशन माप करके या फिर बीटा एमिशन से जो एक्टिविटी उत्पन्न हो रही है उसको माप करके। इसके द्वारा हम किसी भी जैविक वस्तु की जांच कर सकते हैं। इसमें जो एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसके द्वारा जो है हम डायरेक्टली जो है कार्बन 14 के कंटेंट को कार्बन 12 और कार्बन 13 से कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये मेथड ज़्यादा बेटर है और इसमें जो है हम कार्बन 14 से नॉर्मली हम 50,000 ईयर्स तक के सैंपल्स की डेट कर सकते हैं और एएमएस द्वारा अब हम उसको 70,000 या उससे भी ज़्यादा तक वस्तुओं की डेट कर सकते हैं। कार्बन 14 डेटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। रेडियो कार्बन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहा है। इसमें सोलर एक्टिविटी की वजह से या कार्बन साइकिल में चेंजेस की वजह से या जियोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंजेस की वजह से जो है इसमें वेरिएशंस होते रहे या कभी-कभी कंटामिनेशन के इश्यूज भी आ जाते हैं। उसके अलावा नेचर में इनका आइसोटोपिक फ्रैक्शनेशन पाया जाता है जहाँ पर कि कार्बन 12 जो है वो रिलेटिव टू हेवियर आइसोटोप्स जो है वो एनरिच्ड होता है, जबकि ओशन वाटर में जो है वो डेंसर मटेरियल दैट इज कार्बन 14 जो है वो अलावा जो है इसमें मरीन रिजर्वॉयर इफेक्ट का भी असर होता है, क्योंकि जो डीप वाटर्स हैं वो सरफेस वाटर्स के जब उनकी मिक्सिंग होती है तो क्योंकि डीप वाटर्स में कार्बन 14 जो है वो ज़्यादा होता है और जबकि सरफेस मिक्सिंग लेयर्स में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जो इस अपवेलिंग वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो रेडियो कार्बन एजेस हैं वो उनकी ट्रू एजेस से ज़्यादा मिलेंगी। तो इसलिए ये जो रिजर्वॉयर इफेक्ट है ये भी हमें पता करना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से रेडियो कार्बन एजेस को कैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। इसके कैलिब्रेशन के लिए जो है अन्य काल निर्धारण विधियों का इस्तेमाल किया गया जैसे कि फ्रिक्श वलय और यूरेनियम सीरीज स्टेजिंग और इसका जो ये एक कैलिब्रेशन कर्व स्थापित किया गया वो जो है उसके द्वारा फिर जो भी हमें एजेस मिलती हैं वो बिफोर प्रेजेंस या बीपी में होती हैं, फिर हम उसको कैलिब्रेट करके जो है हम उसको कैलेंडर ईयर्स में जो है उसको देख सकते हैं। ये एक रेडियो कार्बन कैलिब्रेशन कर्व है जिसका कि और ये जो कैलिब्रेशन कर्व है ये समय के साथ जो है वो इसमें चेंजेस हो रहे हैं और ये और भी परिष्कृत होता जा रहा है और लास्ट जो चेंज है वो 2020 में हुआ था इस कैलिब्रेशन कर्व में। अगली जो विधि है वो है पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन विधि में हम जो वोल्केनिक मिनरल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं डेटिंग में। जब लावा जो है वो फूटता है तो जब लावा क्रिस्टलाइज होना चालू होता है मैग्मा से तो उसमें जो है आर्गन नहीं होती है क्योंकि आर्गन जो है वो नोबल गैस है और उसमें पोटेशियम होती है लेकिन आर्गन नहीं होती है। धीरे धीरे पोटेशियम 40 जो है वो आर्गन 40 में कन्वर्ट होती जाती है और ये जो आर्गन 40 है ये मिनरल के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाती है।
और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 1.2 बिलियन ईयर्स। तो इसमें जो है ना, इस स्थिति निर्धारण विधि में हम लगभग 1 लाख साल से लेकर के और बहुत पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण कर सकते हैं। ये जो पोटेशियम आर्गन एज है, ये बताती है कि जो मिनरल है वो कब कूल हुआ, मतलब कि उसका क्रिस्टलाइजेशन कब हुआ। इसमें जो है हम जो भी वोल्केनिक रॉक्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं डेटिंग के लिए। इसलिए इस विधि का इस्तेमाल जो है ईस्ट अफ्रीका में जहां पर वोल्केनिक डिपॉजिट्स हैं उसमें अर्ली होमिनिड फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। इसका जो ऑप्टिमल टाइम रेंज है वो अप टू 30 मिलियन ईयर्स है, लेकिन 2 बिलियन ईयर्स तक की रॉक्स को हम इसमें तेज कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख साल से पुरानी जो नई वस्तुएं हैं उनका डेटिंग हम इसके द्वारा नहीं कर सकते। अब इसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि रॉक के फॉर्मेशन के समय उसमें कोई आर्गन नहीं रहा होगा और उसके उपरांत जो है सिस्टम क्लोज्ड रहा है, और जो भी आर्गन 40 रॉक में प्रेजेंट है वो पोटेशियम 40 के डिके से है, अन्य किसी स्रोत से नहीं है। और जो इसमें हम 2 सैंपल्स लेते हैं, जिसमें एक में हम आर्गन 40 का कॉन्सेंट्रेशन मापते हैं और दूसरे के द्वारा हम पोटेशियम 40 का कॉन्सेंट्रेशन मापते हैं। और दोनों सैंपल्स का हम ये सोचते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो आइडेंटिकल होगा, जबकि रॉक होमोजेनस हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसमें हम कुछ चेक्स स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो ऑफ 36 आर्गन टू 40 आर्गन जो है वो एटमॉस्फेयर में हमें पता है। तो इसमें इसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन माप सकते हैं। अब ये जो इस डेटिंग मेथड में जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने के लिए एक नए मेथड का इस्तेमाल होता है, वो है आर्गन 40 आर्गन टू 39 आर्गन। इसमें जो है हम सैंपल एक ही जगह पे उस रॉक का सैंपल लेते हैं, जिसमें कि जो इनहोमोजेनिटी है वो दूर हो जाती है। इसमें जो है हम सैंपल को 39 पोटेशियम को 39 आर्गन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका सेम सैंपल फ्रैक्शन में स्टडी करते हैं। और क्योंकि 39 पोटेशियम और 40 पोटेशियम का रेशियो जो है नेचर में कांस्टेंट होता है, तो इस प्रकार से हम बाय प्रॉक्सी जो है 40 पोटेशियम का रेशियो जो है हम स्थापित कर सकते हैं। इसका जो एज रेंज है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 269 मिलियन ईयर्स। इसमें जो है सिंगल ग्रेन पर डेटिंग हो सकती है, इसलिए जो डेट्रिटल ग्रेन्स हैं या डिफरेंट एजेस के ग्रेन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके अलग हटा सकते हैं। और इंडिविजुअल वोल्केनिक ग्रेन्स की स्टडी होती है, इसलिए ये हाई प्रेसिशन डेटिंग है। और इसको जो है रिसेंटली जो है होलोसीन में भी एक्सटेंड किया गया है। दूसरा जो काल निर्धारण विधि है उसे रेडिएशन एक्सपोजर डेटिंग कहते हैं। जो मिनरल्स है वो कंटिन्यूअसली जो है इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिएशन से एक्सपोज होते रहते हैं और उसकी वजह से उनमें कुछ एटॉमिक स्केल पर चेंजेस होते हैं जिसको कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम रेडिएशन एक्सपोजर इफेक्ट्स कहते हैं, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार का एक डेटिंग मेथड है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड। इसमें जो है जो रेडिएशन है वो कॉस्मिक रेस से होता है और उसके अलावा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो कि 238 यूरेनियम, 232 थोरियम और 40 पोटेशियम की रेडियो एक्टिविटी से होती है। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर रॉक्स, क्लेज और सॉइल्स और मिनरल्स में पाए जाते हैं। और जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा रेडिएशन से वो जो स्पेशली जो क्वार्ट्ज के ग्रेन्स हैं और कुछ और मिनरल्स हैं वो जब लाइट या हीट से एक्सपोज होते हैं तो वो एक लाइट उत्पन्न करते हैं, वो ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न करते हैं और जितना ज़्यादा रेडिएशन होता है उतनी ज़्यादा ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होती है। तो ये जो ल्यूमिनेसेंस सिग्नल है
को हम माप सकते हैं और इसके द्वारा हम काल निर्धारण करते हैं। जब अल्फा, बीटा या गामा रेज़ किसी भी मिनरल में ट्रैवर्स करती हैं, तो वो जो है जब वो एटम से इंटरैक्ट करती हैं, तो वो एनर्जी लॉस होता है और उस एनर्जी लॉस के समय जो है क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं और वो फ्री चार्जेस की तरह से रोम करते रहते हैं। और ज़्यादातर ये जो डिटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है उसमें से जो मिनरल के क्रिस्टल लैटिस में जो डिफेक्ट्स हैं उनमें ट्रैप हो जाते हैं और वो कई सालों तक ट्रैप रह सकते हैं। और इन जो ट्रैप्ड चार्जेस हैं उनको जो है हम ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करके मेजर कर सकते हैं और इसको जो है हम काल निर्धारण में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ ट्रैप चार्जेस जो है वो कितनी रेडिएशन डोज से वो मिनरल एक्सपोज हुआ है ये बताएगी। और अगर हमें रेडिएशन इंटेंसिटी पता है तो हम कितना समय बीता है ये माप सकते हैं। तो नेट ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी जो है वो इनिशियल रेडिएशन डोज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें हम मिट्टी के बर्तनों की डेटिंग कर सकते हैं, सेडिमेंट्स की डेटिंग कर सकते हैं, जो हीटेड मटेरियल्स हैं उनकी डेटिंग कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। इसमें हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो जो एक्यूमुलेटेड रेडिएशन डोज है वो स्थापित करनी होती है और दूसरा डोज रेट स्थापित करना होता है। तो जो एज है इट इज गिवन बाय द annual radiation dose, the laboratory irradiation, that is the accumulated radiation dose by annual radiation dose rate or acquired dose by dose rate. इसमें जो है हम मिनरल्स के फॉर्मेशन को डेट कर सकते हैं। कोई भी मिट्टी का बर्तन है या कोई पत्थर है या कोई फायर प्लेस है उसकी हीटिंग कब हुई थी या जो स्तर हैं उनकी लास्ट सूर्य की किरणों से वो कब एक्सपोज हुए थे या उनके सिग्नल की ब्लीचिंग कब हुई थी, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं काल निर्धारण में। इसमें जो डोज रेट है वो हमें स्थापित करना होता है। डोज रेट स्थापित करने के लिए हमें जो है वाटर कंटेंट किसी भी साइट का जानना जरूरी होता है और उसका जो कॉस्मिक रे कंट्रीब्यूशन है वो जानना जरूरी होता है और उसके बाद हम जो है गामा डोज रेट साइट का स्टैप कंटेंट से। इसमें दो तरह की विधियां हैं, एक है थर्मोल्यूमिनेसेंस और दूसरी है ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस में जो मिनरल है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैप्ड होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो लाइट ग्लो करते हैं और इस ग्लो कर्व को जो है हम स्थापित करके जो है हम ऑब्जेक्ट की एज बता सकते हैं बाय accumulated dose by dose rate। उसके अलावा ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस में जो है हम जो है वो ग्रीन लाइट या इंफ्रा रेड स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये जो है जो सेडिमेंट्स अनहीटेड हैं उनके इस्तेमाल उन पर इसका इस्तेमाल करते हैं और लेकिन इस विधि से जो है हम लगभग 500,000 से ज़्यादा पुराने स्तरों का डेटिंग नहीं कर सकते हैं। IRSL के द्वारा हम इसको लगभग 1 मिलियन ईयर्स तक ले जा पाए हैं, लेकिन उससे पुराने स्तरों की डेटिंग हम इसमें नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सिग्नल फेड हो जाता है या अनस्टेबल सिग्नल है या डेप्थ ऑल्टीट्यूड के या वाटर जो है मैट्रिक्स में उससे जो है रेडिएशन फ्लक्स हो जाता है। तो ये सब जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसे हमें इस्टेब्लिश करना होता है। एक और काल निर्धारण विधि है वो है अमीनो एसिड रैसिमाइजेशन।
ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। ये 2 अल्टरनेटिव स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में होते हैं जिसे हम एल और डी फॉर्म्स कहते हैं। लिविंग सिस्टम्स में एल फॉर्म सिंथेसाइज होता है और डेथ के बाद जो एल फॉर्म है वो डी फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसको हम रैसिमाइजेशन कहते हैं, जो समय के साथ होता है। इससे जो है हम किसी भी 5,000 से 100,000 ईयर ओल्ड या इवन 200,000 ईयर ओल्ड मटेरियल्स की डेटिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है हम हड्डियों की, दांतों की, किसी भी ऑर्गेनिक वस्तु की, जैविक वस्तु की, ऑस्ट्रिच शेल्स हैं, मोलस्क हैं, मरीन शेल्स हैं, कार्बोनेट शेल्स हैं या इवन कैल्केरियस सेडिमेंट्स या पीट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। जिस भी वस्तु में अमीनो एसिड प्रेजेंट है हम उसकी डेटिंग इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है पेलियोमैग्नेटिज्म या पुरा चुंबकीय काल निर्धारण विधि। अब जब रॉक का फॉर्मेशन होता है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाती है। अब ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये अब बदलता रहा है, ये हमेशा एक सा नहीं रहा है। तो उस समय जब रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं और वो तब तक उसी में अलाइन रहते हैं जब तक कि उसको जो है हीट के द्वारा या केमिकल उसके द्वारा जो है उसमें चेंज ना हो। तो इसको जो है हम जो मैग्नेटिक मिनरल्स का अलाइनमेंट है उसको स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि उस समय अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था और उसको जो है हम डेट कर सकते हैं। कई तरह के मैग्नेटिज्म होते हैं। जब इग्नियस रॉक्स कूल होती हैं तो वो थर्मो रेमनेंट मैग्नेटिज्म जो है उसे कहते हैं कि जब मिनरल ग्रेन्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अलाइन हो जाते हैं या जब सेडिमेंट्स जो हैं तलछट में जमा होते हैं तो अगेन वो जो मैग्नेटिक मिनरल्स के हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के उसमें अलाइन हो जाते हैं या जब पोस्ट डेपोजिशनल केमिकल चेंजेस होते हैं तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके उसमें वो अलाइन हो जाते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें 2 तरह के वेरिएशंस हैं। एक है जिसको हम सेक्युलर वेरिएशन है जिसमें हम अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन और इंटेंसिटी में छोटे चेंजेस होते आ रहे हैं जिन्हें हम स्मॉल स्केल चेंजेस कह रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है रिवर्सल मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी। इसमें जो है अर्थ के जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है उसमें हमने कई पोलैरिटी रिवर्सल्स देखे हैं। आज का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी कहते हैं और उसके विपरीत जो है उसे हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। और अर्थ के भौगोलिक इतिहास में कई बार ऐसे रिवर्सल्स हुए हैं जिनको आज जिन रिवर्सल्स की स्टडी करके रिवर्सल मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी स्थापित की गई है। ये जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है इसको सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सबमरीन्स जो है पैसिफिक ओशन में जा रही थी तो वो जो है उन्होंने एक डिटेक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाए हुए थे। तो जब ये इन मिड ओशनिक रिजेस के उस पर से जाती थी तो इनमें जो है कुछ चेंजेस इन्होंने ऑब्जर्व किए जब ये ऐसी रिजेस के उस पे से जा रही थी जिनकी नॉर्मल पोलैरिटी थी तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेंथन हो जाता था और रिवर्स पोलैरिटी में वो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता था। इस कर्व को स्थापित करके इन्होंने एक ये पोलैरिटी रिवर्सल्स के बारे में जाना। और ये जो पोलैरिटी रिवर्सल्स है इसका टाइम स्केल जो है स्थापित किया गया लगभग 13 मिलियन ईयर्स पुराना जो है हमने ये मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्सल इवेंट्स जो है स्थापित कर लिए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन पोलैरिटी रिवर्सल्स को जो है हम जो भी
रॉक्स हैं उनमें जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं या सेडिमेंट्स हैं उनमें जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं उनका अलाइनमेंट मैग्नेटिक मिनरल्स का कैसा है वो देख करके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो नॉर्मल पोलैरिटी रही है उस समय या इनवर्स और नेगेटिव पोलैरिटी रही है। और उसको जो है हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स के द्वारा हम इस पैलियोमैग्नेटिक टाइम स्केल में स्थापित कर सकते हैं। हाँ, अब अगर हम ये देखें, हमने बहुत सारे काल निर्धारण विधियों के बारे में चर्चा की है। हर काल निर्धारण विधि की अपनी कुछ अ, अ, सीमित क्षेत्र है, जैसे कि कुछ काल निर्धारण विधियां जो हैं किसी पर्टिकुलर सामग्री पर इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे रेडियो कार्बन विधि जो है वो सिर्फ जैविक वस्तुओं पर इस्तेमाल हो सकती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के लिए जो है वो वृक्षों या वुड का या चारकोल की हम डेटिंग कर सकते हैं। पोटेशियम आर्गन मेथड जो है वो सिर्फ वोल्केनिक मिनरल्स पर होता है। ल्यूमिनेसेंस जो है वो हीटेड एलिमेंट्स या सेडिमेंट्स पर होता है। तो इस पैलियोमैग्नेटिज्म जो है वो उसमें मैग्नेटिक मिनरल्स का होना ज़रूरी है और हर काल निर्धारण विधि की अपनी एक रेंज है, उसी टाइम रेंज में वो इस्तेमाल हो सकती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस सामग्री की डेट कर रहे हैं और हमें किस एस्टिमेटेड टाइम रेंज में हमें डेट चाहिए, उसी को देखते हुए हमें कौन सी काल निर्धारण विधि हमारे लिए उपयोगी है, हमें उसी काल निर्धारण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जो है और हमारा जो डेटेड इवेंट है और टारगेट इवेंट है उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो हमें जो डेट्स मिलेंगी वो बहुत एरनस डेट्स होंगी, जो कि हमें भ्रमित कर देंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग-अलग विधि जो है वो अलग-अलग मटेरियल्स पर यूज़फुल है और उसका टाइम रेंज क्या है। इसी को देखते हुए हमें जो है वो कौन सी विधि अपनानी है ये हमें सेलेक्ट करना है। इसी के साथ हम आपसे नमस्कार बोलेंगे और अगली बार हम जो है जलवायु परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।